बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है पहले से ही विजयनगर। तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। अब ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसे ट्रांजिशन पीरियड या संक्रांति युग के नाम से जाना जाता है। अब संक्रांति क्या है? तो जिसमें दो विशेषताएं पाई जाती हों उसी को संक्रांति युग कहा जाता है। तो इसमें दो विशेषताएं क्या है? तो आप कह दीजिएगा सर देखिए, मध्य युग और आधुनिक युग, इन दोनों के बीच में है विजयनगर साम्राज्य। एक बात आप और भी याद रखिएगा कि देखिए, यह उत्तर भारत का जो मुस्लिम साम्राज्य है और दक्षिण भारत का जो मुस्लिम साम्राज्य है, इन दोनों के बीच में ही यह एक हिंदू साम्राज्य है। क्लियर? तो इसलिए भी इसे ट्रांजिशन पीरियड के काल से के नाम से जाना जाता है। अब हमको एक चीज और याद रखना है कि जो विजयनगर है इसका अवशेष कहां से प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे कि सर हम्पी हस्तनावती, ठीक है ना, कर्नाटक का एक स्थल है और यही जो स्थान है यहां से विजयनगर के ध्वंसावशेष पाए जाते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं विजयनगर किस प्राचीन नगर के ध्वंसावशेष पर निर्मित किया गया है? आप कहेंगे सर हम्पी हस्तनावती के ध्वंसावशेष पर निर्मित किया गया है। आज ये हम्पी हस्तनावती यह विश्व धरोहर सूची में है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये मतलब आप कह सकते हैं विश्व धरोहर सूची का निर्माण कौन करता है? यूनेस्को करता है। ठीक है, तो ये हमको जानकारी मिल गई, ठीक है ना। और अब ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? तो आप कहोगे कि सर विजयनगर ही इसकी राजधानी है, मतलब अपनी राजधानी के नाम पर ही इस साम्राज्य का नामकरण पड़ा है विजयनगर। अब ये जो राजधानी विजयनगर है, विजयनगर जो राजधानी है इसकी लोकेशन क्या है? आप कहोगे कि सर ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में है। ठीक है, अब हमको एक बात याद रखना होगा कि विजयनगर का जो संस्थापक है ये कौन है? तो बच्चों आप याद रखिएगा कि इनके संस्थापक अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग जान लें कि ये लोग गोपालक समुदाय से हैं। गोपालक समुदाय से हैं, गोपालक समुदाय से हैं ये। और इस समुदाय के लोगों ने अपने को यादव होने का दावा किया है, होने का दावा करते हैं ये। ठीक है, विजयनगर के शासक। क्लियर? और हमको एक चीज याद रखना होगा, इस जो विजयनगर है इसी को बिसनागा के नाम से पुकारा है। किसने? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने विजयनगर को क्या नाम दिया है? आप कहेंगे सर बिसनागा नाम दिया है। क्लियर हो गया? अब बच्चों हमको एक चीज याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्कन क्षेत्र मतलब विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र क्या है, तो आप कहेंगे दक्कन में है। विजयनगर साम्राज्य कहाँ व्यापक था? आप कहेंगे कि सर दक्कन में है। दक्कन में भी अगर विकल्प ना हो तो आप कहेंगे कि सर उत्तर में कृष्णा और दक्षिण में कावेरी।
इस नदी के बीच में ये जो भूभाग है यही कभी विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और हमें एक पॉइंट और याद रखना है, एक बात और याद रखना है। वो याद रखना है कि विजयनगर का जो सरकारी इतिहासकार है, मतलब सरकारी इतिहासकार, तो विजयनगर का जो सरकारी इतिहासकार है ये कौन है? तो आप याद रखिएगा कि सेवल है, सेवल। और सेवल की किताब क्या है? आप कहोगे कि सर फॉरगॉटन एम्पायर, फॉरगॉटन एम्पायर मतलब विस्मृत साम्राज्य। यह सेवल की किताब है और सेवल ही विजयनगर के एकमात्र सरकारी इतिहासकार घोषित किए गए हैं। और अब हमारे सामने जो अगली बात निकल कर आती है वो क्या आएगी कि हम ये जाने कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें कितने वंशों ने शासन किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आप हेडिंग क्या डाल रहे हैं? विजयनगर साम्राज्य में शासक राजवंश, या राजवंश ही डाल दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जो बड़ी पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या है? देखिए, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया है? तो आप कहोगे कि सर 4 राजवंशों ने शासन किया है। एक संगम राजवंश, संगम राजवंश ने शासन किया है। दूसरा साल्लू राजवंश ने शासन किया है। तीसरा तुल्लु राजवंश ने शासन किया है। और चौथा अराविडु वंश ने शासन किया है। अराविडु वंश ने शासन किया है। ठीक है, हम लोग इसका समय भी देख लेते हैं कि इस राजवंश ने कब तक शासन किया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, संगम राजवंश ने शासन किया है 1336 से 1485 ईस्वी तक। और इस वंश के संस्थापक कौन है? तो आप कह देना कि सर इस वंश के संस्थापक हैं 2 लोग, हरिहर और बुक्का। यहां हरिहर फर्स्ट कर दीजिएगा, यहां बुक्का फर्स्ट कर दीजिएगा। ठीक, अब साल्यू वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहोगे कि पहली चीज कब स्थापित होता है? तो ये लिखा ही है यहां पर 1485 से। ये कब तक शासन करेगा? जाहिर सी बात है कि 1505 तक शासन करेगा। मतलब सबसे छोटा शासनकाल विजयनगर साम्राज्य में किसका है? आप कहोगे कि सर साल्यू राजवंश का है। ठीक है, कोई 20 साल है इनका शासन, 85 और ये 20 साल। और इसका फाउंडर कौन है? आप कहोगे कि सर साल्यू नरसिंह है, साल्यू नरसिंह। अब हम लोग तीसरे राजवंश की बात करते हैं। तो तीसरा राजवंश कौन है? आप कहोगे कि सर तुल्लु राजवंश है। और तुल्लु राजवंश का समय क्या है? 1505 से कब तक है? आप कहोगे कि सर 1570 तक है। ठीक है, और इसका संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? आप कहोगे कि सर वीर नरसिंह है, वीर नरसिंह है। और अराविंदु वंश का संस्थापक कौन है? आप कहोगे कि सर सलक राज तिरुमल है, सलक राज तिरुमल है। अब सलक राज तिरुमल का क्या समय है? आप कहोगे कि सर 1570 से और 1650 ईस्वी तक। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, अब अलग की बात है कि यहीं से मैसूर राजवंश शुरू होगा, लेकिन अभी हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्या शुरू करेंगे? संगम राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमको पढ़ना है संगम राजवंश को।
तो संगम राजवंश में पहली चीज़ तो आपने देखा कि इसके फाउंडर कौन है, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट। अब देखिए भारतीय इतिहास के पन्नों में हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सीज है, लेकिन यहाँ हम आपको बताएंगे कि ये हरिहर और बुक्का ये काकतीय राजवंश, ये ठीक है ना, कौन सा राजवंश, काकतीय राजवंश, ठीक है। और इसके शासक कौन है, काम्पिल्य देव है, काम्पिल्य देव है, क्लियर। तो इसी काम्पिल्य देव के ये दो सामंत हैं, सामंत हैं, सैनिक हैं, क्लियर। और काम्पिल्य देव पर आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। क्यों किया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का एक फुफेरा भाई कौन था, बहाउद्दीन गुरसास्प, बहाउद्दीन गुरसास्प। तो बहाउद्दीन गुरसास्प बगावत करता है और बगावत करके कहाँ आ जाता है, काम्पिल्य देव के संरक्षण में आता है, क्लियर। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसी को गिरफ्तार करने के लिए काम्पिल्य देव पर आक्रमण किया था या काकतीय राजवंश पर आक्रमण किया था, और उसी में, ठीक है, हरिहर और बुक्का ये दोनों गिरफ्तार किए गए थे और गिरफ्तार करके इनको दिल्ली लाया गया था, जहां इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था, इस्लाम में इस्लामिक मतावलंबी बना लिया गया था। बाद में इन्होंने सुल्तान का विश्वास जीता और किसी तरह से ये दक्षिण आ गए, और जब ये दक्षिण आते हैं तो ये श्रृंगेरी पहुंचते हैं। दक्षिण ना कह करके अगर आप दक्कन कहते तो सर्वाधिक सुटेबल होता है। श्रृंगेरी आए और श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं विद्यारण्य, इन्हीं का भाई है सायण, ठीक है, विद्यारण्य। और इसी विद्यारण्य ने इनको क्या किया, इनको शुद्धि मंत्र के द्वारा पुनः हिंदू बना दिया, क्लियर है ना। और इन्होंने ही अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया था, क्लियर। अब हमको हरिहर हेडिंग डालना होगा। तो अगर हम हरिहर को हेडिंग डालें तो हरिहर के बारे में जाने हम लोग। तो देखिए संगम राजवंश का जो पहला शासक आ रहा है वो है हरिहर फर्स्ट, हरिहर, ठीक है। क्या है, पूरा नाम लिखेंगे तो हरिहर राय हो जाएगा, फर्स्ट हो गया। टाइम अगर लिखेंगे तो 20 साल आपको दिखाना है, 1336 से 1356 तक, क्लियर। ये आपने समय दिखाया। इनकी राजधानी क्या है, प्रारंभिक राजधानी क्या है, आप कहोगे कि सर अन्य गोंदी है, क्लियर, अन्य गोंदी है। 1342 में हरिहर ने अपनी राजधानी विजयनगर बना लिया और तभी से यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है, क्लियर। इन्होंने, हरिहर ने कौन सी उपाधि धारण किया था, तो आप कहेंगे सर नेवर, इन्होंने कोई उपाधि को धारण नहीं किया है। हाँ, इनकी जो सर्वाधिक, इनके काल की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय है वो है मदुरा विजय, ठीक है। और मदुरा विजय का विवरण कहाँ दिया गया है, आप कहेंगे कि सर गंगा विजयम में दिया गया है, या सॉरी गलत बोल गया, मदुरा विजयम में दिया गया है, मदुरा विजयम में दिया गया है। और इसकी लेखिका कौन है, आप कहेंगे कि सर गंगा देवी है, गंगा देवी है। गंगा देवी कौन है, आप कहेंगे सर कुमार कंपा, कुमार कंपा की पत्नी है। अब प्रश्न आता है कि कुमार कंपा कौन है, आप कहेंगे कि सर कुमार कंपा ये बुक्का फर्स्ट के बेटे हैं या हरिहर फर्स्ट के भतीजे हैं, ठीक है, क्लियर।
और बच्चों अब हमको आगे चलना होगा और हमको देखना होगा बुक का फर्स्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं बुक का फर्स्ट के बारे में। तो देखिए, जो बुक का फर्स्ट है, फर्स्ट, इनके काल के 2 मैटर आपको हमेशा याद रखने होंगे। पहले तो आप डेट डाल दीजिए, 1356 से 20 साल ले जाइए, लगभग 77 कर देते हैं, 56 से 77। इनके काल में पहली बात आप याद रखिएगा कि इनके काल में मदुरा की विजय पूर्ण की गई है, क्योंकि इनका बेटा कुमार कंपा मदुरा की विजय करता हुआ मार दिया गया था और इनकी पुत्र वधु ने ही, ठीक है, अपने पति की प्रशस्ति के रूप में मदुरा विजय की रचना किया था। तो मदुरा की विजय को उन्होंने पूर्ण कर लिया है। क्लियर। और बच्चों एक चीज और, दूसरी बात आपको याद रखना है कि बुक का फर्स्ट के काल से ही विजयनगर और बहमनी के बीच, विजयनगर और बहमनी मुस्लिम राज्य है, बहमनी राजवंश के बीच, ठीक है, ये संघर्ष शुरू होता है। क्लियर। और यह संघर्ष आप देख रहे हैं लगभग 1356 में शुरू हो रहा है और यह समाप्त कब होता है, आप कहेंगे कि सर 1565 में। तो लगभग 200 साल से ज़्यादा का समय ले लिया। ठीक है। और जब ये युद्ध बंद होगा तो भारतीय इतिहास के पन्ने में विजयनगर भी समाप्त हो चुका होगा और बहमनी भी समाप्त हो चुका होगा। लेकिन इस संघर्ष का कारण क्या है? इस संघर्ष का कारण है विजयनगर और बहमनी के बीच सर्वोच्चता का संघर्ष। दोनों ये हिंदू और मुस्लिम रियासतें दोनों ही दक्कन में सर्वोच्च बनना चाहती हैं और सर्वोच्च बनने की इसी महत्वाकांक्षा के कारण ये आपस में लड़ गए। लेकिन अब प्रश्न आता है कि ये सर्वोच्च कैसे बन सकती हैं? तो आप कह देंगे कि रायचूर दोआब, ये जो रायचूर दोआब का स्थान है, ठीक है, रायचूर दोआब, यही रायचूर दोआब है जिसको पाने की लालसा में ये दोनों लड़ते रह गए। अब ये जो रायचूर दोआब है, इतना हाई फर्टाइल जोन है ये कि अगर विजयनगर को रायचूर दोआब मिल जाता है तो विजयनगर, और अगर बहमनी को मिल जाता है तो बहमनी, ये दक्कन की सर्वोच्च सत्ता में बदल जाएगी। ठीक है, तो यही कारण है कि क्लियर, इन दोनों के बीच ये जंग का कारण रहा है। ठीक है। अब हमको याद रखना होगा एक यहाँ वॉर, ठीक है, जो आपको कि माइंड को एक धक्का देगा। क्या धक्का दे मारेगा? देखिए, आपको ये याद रखना है कि विजयनगर के शासक कौन है, ये आप देखिए, बुक का फर्स्ट है, बुक का फर्स्ट है। और बहमनी के शासक कौन है? आप कहेंगे मोहम्मद फर्स्ट है, मोहम्मद फर्स्ट है। इन्हीं दोनों के बीच, ठीक है, मोहम्मद ने ही पहली बार तोप का प्रयोग बुक का फर्स्ट के विरुद्ध किया है या विजयनगर के विरुद्ध किया है 1361। ठीक है, तो तोप का पहला प्रयोग किसके विरुद्ध हो रहा है? आप ये देखिए, स्रोत क्या है, ये मैटर कहाँ मिल जाएगा हमें, क्योंकि हमने कंट्रोवर्शियल मैटर बता दिया। तो आप कहेंगे सर NCERT, इसका स्रोत है NCERT। ठीक है ना। और अब अगर हम गहराई से पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा, ऐसे सतही पढ़ेंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप उसे पढ़िएगा तो आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सबसे ऊपर ही ये लिखा गया है। और अब आइए हम देखते हैं उपाधि। ठीक है, तो उपाधि में हमको एक चीज़ याद रखना है, इनके भाई ने क्या किया था? कोई उपाधि को धारण नहीं किया, नाइदर पॉलिटिकल नॉर कल्चरल, न तो उन्होंने राजनीतिक उपाधि धारण किया न सांस्कृतिक, लेकिन इन्होंने सांस्कृतिक उपाधि धारण कर लिया है। कौन सी उपाधि है? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि को धारण किया है। किसने? बुक का फर्स्ट ने। ठीक है, और हमको थोड़ा सा मैटर एक और जान लेना है।
दूत मंडल, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, या प्रतिनिधि मंडल, दूत मंडल या प्रतिनिधि मंडल। 1374 में बुक्का फर्स्ट ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल चीन को भेजा था। क्लियर है। और बच्चों अब यहाँ पर जो मैटर दिए जाएंगे उसकी प्रामाणिकता नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमने मैटर को यहाँ रोक दिया। और अब हम लोग देखते हैं हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड का अगर हम टाइम देखें तो 77 से 1406 आ रहा है, बहुत लंबा समय आ रहा है। 1377 से 1406, ठीक है। अब याद रखिएगा, पहले ये बात याद रखिएगा, इनके दरबार में रहते हैं सायण रहते हैं, ठीक है। और यही सायण हैं जिन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है, या आप कह सकते हैं ऋग्वेद पर कमेंट्री लिखने वाला पहला शख्स है सायण, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि इनकी उपाधि क्या है, किसकी, हरिहर सेकंड की उपाधि, तो आप कहेंगे कि सर ये पहले विजयनगर के पहले शासक हैं जिन्होंने राजनीतिक उपाधि को धारण किया है। तो इनकी राजनीतिक उपाधि क्या है, जाहिर सी बात है महाराजा धीराज की टाइटल को इन्होंने धारण किया है, ठीक है बच्चों। अब अगर हम ये देखें कि इन्होंने महाराजा धीराज की टाइटल धारण किया, तो हमको एक बात याद रखना होगा कि इन्होंने कोई कल्चरल उपाधि भी धारण किया है। आप कहोगे यस सर, राजव्यास की टाइटल को धारण किया है, राजव्यास की टाइटल को धारण किया है, ठीक है। और हमें यहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर हम लोग देखते हैं देवराय फर्स्ट का अगर हम समय देखें तो ये आएगा 1406 से 1422। ये है देवराय फर्स्ट का टाइम पीरियड, ठीक है। और यहाँ पर हमको याद रखना होगा कि देवराय फर्स्ट के काल में विजयनगर और बहमनी के बीच युद्ध हुआ था, जिसका परिणाम क्या आया था, आप कहेंगे इसमें देवराय फर्स्ट हार गए थे, देवराय फर्स्ट ये पराजित हुए थे। क्लियर हो गया, आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। और जब आपको इतनी बातें क्लियर हो गई तो आप एक बात याद रखिएगा, ठीक है। वो क्या बातें याद रखना है आपको, तो मेरे बच्चों आपको याद रखना है कि जब ये हारे तो इनको दो कार्य करना पड़ा। एक तो अपनी बेटी की शादी इनको किससे करना पड़ा, आप कहेंगे देवराय फर्स्ट की जो पुत्री है उसकी शादी इनको बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से करना पड़ा। क्लियर ना। फिरोज शाह के साथ इनको अपनी बेटी की शादी करना पड़ा। और दूसरी बात, अपना एक भूभाग बांकापुर भी ये बहमनी को देने के लिए इनको विवश होना पड़ा, ठीक है बच्चों। लेकिन इनमें एक खास बात याद रखिए कि देवराय फर्स्ट की एक खास बात है कि देखिए 1410 में इन्होंने रिवर तुंगभद्रा पर बांध बनाया था, डैम बनाया था। अब इस बांध से इन्होंने क्या वर्क लिया, तो आप कहोगे दो वर्क लिया इन्होंने। इस बांध से दो वर्क किया है, एक तो उन्होंने सिंचाई का वर्क लिया है, और दूसरा क्या है, आप कहेंगे विजयनगर में पीने के पानी की व्यवस्था इन्होंने दिया है, ठीक है। और हमारे सामने एक और मैटर यहाँ से आएगा, वो क्या है, तो आप कहोगे कि सर इनके दरबार में दरबारी कर लीजिए, श्रीनाथ रहते थे। कौन रहता है, श्रीनाथ रहते हैं, ठीक है। और हरिविलास रहते हैं, हरिविलास। क्लियर। और हरिविलास क्या है, तेलुगु के कवि हैं। खैर कवि दोनों हैं, श्रीनाथ और हरिविलास ये तेलुगु के ही कवि हैं। क्लियर। और एक और पॉइंट हमको याद रखना है कि इन्हीं के दरबार में इतालवी मतलब इटली का इतालवी यात्री निकोलो कोंटी सपत्नी मतलब अपनी पत्नी के साथ, ठीक है, क्या करता है, दौरा करता है, विजयनगर साम्राज्य का दौरा करता है। और
विजयनगर का जो ट्रेड है, व्यापार और व्यवसाय है, इसके बारे में चर्चा देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यापार वह काली मिर्च के व्यापार का सर्वाधिक विवरण इसने दिया है। क्लियर हो गया? अब हमारे सामने एक और पॉइंट आता है, यहां निकल करके आता है, और वो है देवराय सेकंड। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, हम चलते हैं देवराय सेकंड के बारे में जानते हैं। देवराय सेकंड, इनका अगर आपसे पूछा जाता है देवराय सेकंड का समय क्या है, तो आप कहेंगे कि 1426 से 1446 तक है। तो आप सोच रहे होंगे कि 22 से और 4 साल ये क्या होता रहा। तो आप याद रखिएगा कि देवराय फर्स्ट के बाद 2 लोगों ने शासन किया था। एक रामचंद्र ने शासन किया था, ठीक है, दूसरा वीर विजय ने शासन किया था। वीर विजय किसके किसके बीच है? देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड के बीच ये 2 शासक हैं, लेकिन इनके बारे में जानकारी नहीं, संभवतः ये बहुत ही कमजोर शासक रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हमको याद रखना है कि देवराय सेकंड के काल में ही सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए। सबसे ज़्यादा अभिलेख अगर विजयनगर में किसी शासक का है तो वो देवराय सेकंड का है, और इन्हीं अभिलेखों पर इनकी उपाधि है गज बटेकर की। गज बटेकर का क्या मतलब हुआ? हाथियों का शिकार करने वाला। ठीक है, हमें एक चीज़ ये भी याद रखना है कि देवराय सेकंड को किस उपनाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे इनका उपनाम है ये इमांडी देवराय। इमांडी देवराय इनका नाम है। ठीक है ना। अब बच्चों, हमको एक बात और याद रखना है कि देवराय सेकंड ने अपनी फौज को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, फौज को ये पावरफुल स्ट्रांग करना चाहते थे। तो स्ट्रांग करने के लिए ये क्या करेंगे, तो आप कहेंगे तुर्क। तुर्क मतलब मुसलमान, या मुसलमान जो धनुषधारी हैं, ठीक है, धनुषधारी हैं, उनकी इन्होंने अपनी मतलब सेना में इनकी नियुक्ति किया था। तो जाहिर सी बात है कि जब आप सेना में इनकी भर्ती कर रहे हैं तो इनकी उपासना की व्यवस्था दिया था, और यही वो शासक है जिसने मुसलमानों को मस्जिद बनाने की अनुमति दिया। मुसलमानों को मस्जिद बनाने की अनुमति किसने दे दिया है, तो आप कहेंगे कि सर देवराय सेकंड ने ही दिया है। और अगली बात याद रखिएगा कि फारस का एक यात्री है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक, और ये अब्दुल रज्जाक क्या करता है, इनके साम्राज्य का दौरा करता है। ठीक है ना। और जब इनके साम्राज्य का अब्दुल रज्जाक दौरा करता है तो उसने कहता है, लिखता है, ठीक है, कि मैंने अब तक दुनिया में इतना समृद्ध शहर नहीं देखा है, विजयनगर जैसा समृद्ध कोई शहर नहीं देखा है। फिर वो कहता है कि ये इतना धनवान है कि यहाँ पर जो सोने के सिक्के हैं वो नहीं रखे जाते, बल्कि सोने की इतनी भरमार है कि सोने को गला करके और इससे क्या किया जाता है, ठीक है, तिजोरियों को भरा गया है। क्लियर ना, मतलब गला करके भरा गया है। ठीक है। फिर हमको ये भी याद रखना है कि जो देवराय सेकंड है, देवराय सेकंड, ये बहुत अच्छे विद्वान भी थे, साहित्यकार भी थे। और इनके साहित्य कौन कौन सी हैं, तो आप बोल दोगे कि सर महानाटक, एक सुधा निधि नाम का एक महानाटक है, सुधा निधि, ये क्या है, आप कहेंगे सर महानाटक है। और बच्चों एक और आता है मैटर, वो मैटर क्या है, तो आप कहोगे कि सर ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र है। अब ये ब्रह्मसूत्र क्या है, तो आप कहोगे ठीक है कि यह एक भाष्य है। ठीक है ना, क्लियर। और अब हमको अगला जो शासक याद रखना है, मतलब इनकी 2 कृतियां हैं, एक सुधा निधि, दूसरा ब्रह्मसूत्र। ठीक है। अब अगला जो हमारे सामने शासक आएगा वो क्या आएगा, आप कहोगे सर वो आएंगे मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन आ गए। अब ये मल्लिकार्जुन कौन है, ठीक है, तो इन्हीं के बेटे हैं। और इनका समय जो आएगा वो 46 से कहाँ तक जाएगा,
आप कहोगे कि सर 20 साल लगभग इनका भी आएगा, 65 तक आएगा। ठीक है, मल्लिकार्जुन का समय। अब जरा देखिए मल्लिकार्जुन का उपनाम क्या है, तो आप कहेंगे कि सर इनको प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इनकी खास बात यह है कि इनके काल में उड़ीसा के गजपति शासक हैं, गजपति राजवंश है, गजपति राजवंश के शासक हैं पुरुषोत्तम। और दूसरी बात है बहमनी। तो इन दोनों के आक्रमण से मल्लिकार्जुन पराजित होते चले गए और अंतोगत्वा ये मर जाते हैं। ठीक है ना, आत्महत्या करते हैं। मर जाने का मतलब आत्महत्या कर लेते हैं ये। फिर मल्लिकार्जुन के बाद कौन आएगा, आप कहोगे कि सर विरूपाक्ष सेकंड आएंगे, विरूपाक्ष सेकंड आएंगे। ठीक है, और विरूपाक्ष सेकंड का समय क्या है, यही अंतिम संगम वंश के अंतिम शासक यही हैं, संगम राजवंश के। 1465 से शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि अंतिम है तो 1485 तक तो जाएगा। ठीक है, अब इनके काल की खास बात यह है कि इनके काल का विवरण कौन देता है, तो आप कहेंगे नूनीज देता है, नूनीज देता है। और नूनीज कहता है कि चारों ओर अशांति फैली थी। ठीक है, और इसी अशांति का जो वातावरण है, ठीक है, उसी अशांति के वातावरण में इन्हीं के सामंत हैं और चंद्रगिरी के गवर्नर भी हैं। चंद्रगिरी के गवर्नर कौन है, चंद्रगिरी के गवर्नर आप कहोगे साल्यू नरसिंह, साल्यू नरसिंह। और साल्यू नरसिंह का सेनापति कौन है, आप कहेंगे सर नरसा नायक, नरसा नायक। तो साल्यू नरसिंह और नरसा नायक ने, ठीक है, क्या किया, विरूपाक्ष को हटा करके और संगम राजवंश को समाप्त कर दिया। और इसी के साथ एक नया राजवंश आ जाएगा और वो आ जाएगा साल्यू राजवंश। तो आइए हम लोग देखते हैं साल्यू राजवंश के बारे में, पढ़ते हैं क्या है साल्यू राजवंश। तो बच्चों देखो ये लिखा है साल्यू राजवंश। अब साल्यू राजवंश का टाइम हम देख लें तो 1485 से आएगा और 1505 तक आएगा। साल्यू राजवंश का पहला शासक कौन है, उसका संस्थापक ही होगा, तो आप कहेंगे साल्यू नरसिंह है, साल्यू नरसिंह है। अब बच्चों हमको एक चीज़ याद रखना है कि जो साल्यू नरसिंह है इनका समय क्या है, आप कहोगे कि 1485 से और 1491 तक है। इनके काल की घटना क्या है, कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है इनके काल में ये है कि यह उड़ीसा में गजपत राजवंश है, राजवंश। और गजपति राजवंश के शासक कौन है, पुरुषोत्तम है। ठीक है, तो ये पुरुषोत्तम से पराजित हो जाते हैं, कौन, साल्यू नरसिंह पराजित हो जाते हैं। ठीक है, फिर इनकी जो रुचि आती है वो शासन में कम आ जाती है, तो ये करने क्या लगे। ठीक है, तो बच्चों इन्होंने क्या किया कि अरबों के साथ इन्होंने घोड़े का व्यापार शुरू कर दिया, घोड़े का व्यापार शुरू कर दिया। लेकिन 91 में जब इनकी मौत हो जाती है तो साल्यू नरसिंह का एक बेटा है इमांडी, ठीक है ना, इमांडी नरसिंह कर लीजिए, पूरा नाम कर लें, इमांडी नरसिंह। ठीक है, तो इसका समय भी हम लोग लिख लेते हैं 1491 से 1505। तो पिता की मौत के समय ये क्या है, अल्प व्यय है, मतलब आप कह सकते हैं माइनर है, ये अल्प वयस्क। कौन, इमांडी नरसिंह। तो इसका संरक्षक कौन बनता है, तो इसका संरक्षक बनता है नरसा नायक। और नरसा नायक, खैर नरसा नायक एक योग्य संरक्षक है। इसने क्या किया था कि चेरों को, चोलों को और पांडवों को पराजित किया था। लेकिन हमेशा देखने को मिला है कि जो संरक्षक होता है यही भक्षक बन जाता है। और नरसा नायक ने क्या किया था कि इमांडी नरसिंह को पेनकुंडा के किले में बंद कर दिया था और खुद में ही, ठीक है, उनके नाम पर स्वतंत्र शासन करने लगा था। ठीक है, अघोषित स्वतंत्र था ये। तो ये जो नरसा नायक है इसी का बेटा है वीर नरसिंह। तो यही वीर नरसिंह करता क्या है, तो आप कहेंगे कि सर यही वीर नरसिंह है जिसने
पेनकुंडा के किले में प्रवेश कर लिया और प्रवेश करने के बाद किसकी हत्या कर देता है? तो आप कह दोगे कि सर यह हत्या कर जाता है इमांडी नरसिंह की, और इसी के साथ साल्यू वंश का सूरज वो बुझा देता है और खुद अपने पिता को हटा करके वो करेगा क्या? ठीक है, इसको हटाइए नीचे करिए। इसके बाद कौन आ जाएगा? तो आप कह दोगे कि सर अगला जो राजवंश आएगा वो है तुल्लु वंश, और तुल्लु वंश का संस्थापक कौन आएगा? तो आप कहोगे कि सर तुल्लु वंश का जो संस्थापक आएगा वह वीर नरसिंह होगा। ठीक है ना? तो देखते हैं हम लोग। देखिए, विजयनगर का जो शासक आएगा वो कौन आएगा? साल्यू राजवंश के बाद कौन आएगा? तुल्लु राजवंश। अब ये जो तुल्लु राजवंश है इसका समय तो आप जान रहे हो, 1505 से 1570 आएगा। अब इसका संस्थापक कौन होगा? वीर नरसिंह होगा। वीर नरसिंह कहाँ से आ गया? हमने बताया था कि नरसा नायक का बेटा है। ठीक है, ये वीर नरसिंह है। वीर नरसिंह का जो टाइम होगा वो क्या आएगा? तो आप कहोगे कि सर 5 से और 9 तक है। ठीक है, ये इसका टाइम हो गया वीर नरसिंह का। ठीक है ना बच्चों? अब हमको एक चीज़ याद रखना है कि वीर नरसिंह का काल अशांति का काल गया, ये कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इसका कोई अचीवमेंट नहीं आया। तो इसके जो भाई आएंगे वो कौन आएंगे? कृष्णदेव राय आएंगे, कृष्णदेव राय। और बच्चों इनका जो समय है वह 1509 से 1529 है। ठीक है, क्लियर? 9 से 29 तक है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है? कि बच्चों देखो, जो विजयनगर डायनेस्टी है उस विजयनगर डायनेस्टी का अगर कोई सबसे प्रतापी शासक है, स्ट्रांग शासक है, महानतम शासक है, तो वह कौन है? केडी राय या कृष्णदेव राय है। ठीक है, अब हमको ध्यान रखना होगा कि यही कृष्णदेव राय हैं जिनको बाबर अपनी आत्मकथा, क्या है आत्मकथा का नाम? तुझो के बाबरी, तुझो के बाबरी, बाबरी या बाबरनामा भी कह सकते हैं, तुझो के बाबरी या बाबरनामा। उसमें कृष्णदेव राय का विवरण देता है और वो कहता है कि उसने दक्कन या दक्षिण भारत का अभियान इसलिए नहीं किया है, ठीक है, इसीलिए नहीं किया है क्योंकि यह बहुत ही ताकतवर शासक है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं कि इनकी उपाधि क्या है, कृष्णदेव राय की उपाधियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी उपाधि को धारण किया है। कृष्णदेव राय, ठीक है, तो कृष्णदेव राय की जो टाइटल है वो कौन कौन सी हैं? एक यहाँ हमने लिख दिया। तो बच्चों इनकी टाइटल है अभिनव भोज। अभिनव भोज की टाइटल उन्होंने धारण किया था। और क्या टाइटल धारण किया था? आंध्र भोज की भी टाइटल धारण किया था। आंध्र भोज की टाइटल भी इन्होंने धारण किया था। और क्या किया था इन्होंने? आप कहेंगे कि सर यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि को भी धारण किया था। ठीक है ना, क्लियर? और आप चाहें तो एक उपाधि और लिख सकते हैं, आंध्र पितामह। आंध्र पितामह की टाइटल को भी इन्होंने धारण किया है। ठीक है, अब हम इनके साहित्य को देख लेते हैं कि कृष्णदेव राय के साहित्य क्या क्या है। तो आप कहोगे कि सर इनके जो साहित्य है उसमें अमुक्त मलयद प्रमुख है। अमुक्त मलयद, इसकी भाषा क्या है? आप कहोगे कि सर तेलुगु में है ये। और किस पर लिखी गई है? आप कहेंगे सर राजस्व प्रशासन पर लिखी गई है। राजस्व प्रशासन पर लिखी गई। और राजस्व विभाग को इस किताब में क्या नाम दिया गया है? अठवनी नाम दिया गया है। अठवनी क्या है विजयनगर साम्राज्य में? तो आप कहोगे कि सर यह राजस्व प्रशासन को या राजस्व विभाग को अठवनी नाम दिया गया है। ठीक है ना? और इसके अतिरिक्त इनकी एक और नाटक है, संस्कृत में लिखा गया है, जाम्बवती कल्याणम।
कल्याणम, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया एक नाटक है। ठीक है, अगर हम देखें तो कृष्णदेव राय का स्थापत्य भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा। स्थापत्य तो बच्चों बड़ी खास बात याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने नांगलपुर नाम का एक नगर बसाया था। नांगलपुर नाम का एक नगर बसाया था। दूसरा इन्होंने क्या नगर बसाया है, कौन सा स्थापना किया है, तो बच्चों एक और बड़ी बात आती है। ठीक है, इन्होंने हजारा और विठल स्वामी मंदिरों का निर्माण कराया था। इन्होंने हजारा मंदिर है ये, और तीसरा भी कर लीजिए, अलग से कर लीजिए, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। और एक बात आप और याद रखिएगा, आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर है तिरुपति का बाला वेंकटेश मंदिर। तिरुपति का कौन सा मंदिर है, बाला वेंकटेश मंदिर। तो बाला वेंकटेश मंदिर जो है, इसकी दीवारों पर कृष्णदेव राय और उनकी पत्नी को दिखाया गया है, मतलब उकेरा गया है। और किस रूप में दिखाया गया है कि यह भगवान बाला वेंकटेश की उपासना करने के लिए जा रहे हैं। क्लियर। अब देखिए, कृष्णदेव राय की खास बात यह है कि इनका जो दरबार है, इसमें कौन रहता है, आप कहोगे कि सर कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक है, कौन रहता है, अष्टदिग्गज। ऐसे लिख लीजिएगा, दरबारी में अष्टदिग्गज लिख लीजिएगा। ठीक है, ये दरबारी है। और ये जो अष्टदिग्गज है, ये कौन है, 8 कवि हैं। और इन कवियों में श्रेष्ठ कौन है, अल्लसीन पेडुना है। तो अल्लसीन पेडुना यह इन 8 कवियों में सर्वाधिक महत्व का कवि है। और अल्लसीन पेडुना की 2 किताबें हैं, एक है स्वरोचित संभव, और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरी जो इनकी किताब है वो है मनुचरितम। मनुचरितम, ठीक है ना। यह इनकी 2 प्रसिद्ध किताबें हैं। किसकी, अल्लसीन पेडुना की। आप अन्य 8 दिग्गजों को जानना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। दूसरे है नंदी निम्मन, और नंदी निम्मन की किताब क्या है, परिजात हरण है। परिजात हरण है। पहली चीज तो आप याद रखिएगा, ये 8 कवि तेलुगु भाषा के कवि हैं। तेलुगु भाषा के कवि हैं, तो इनके साहित्य किस में आएंगे, तेलुगु भाषा में ही तो आएंगे। ठीक है। और अगला है भट्ट मूर्ति। भट्ट मूर्ति, और भट्ट मूर्ति की किताब क्या है, आप कहोगे नरसभुयालियम। ठीक है, नरसभुयालियम, ठीक है ना, ये है। फिर अगला कौन आएगा, तो अगला आएगा धुरजट्टी। धुरजट्टी, और धुरजट्टी की किताब क्या, धुरजट्टी लिखा तो है, धुरजट्टी। और इनकी किताब क्या है, आप कहोगे कि सर धुरजट्टी की जो किताब है वो है कला हस्ती महात्म्य। कला हस्ती महात्म्य जी, धुरजट्टी की है। नहीं, भादगिर मल्लन, वो किताब जो आप बताना चाह रहे हैं, भादगिर मल्लन की है वो, भादगिर मल्लन। और भादगिर मल्लन की है, ठीक है, राजशेखर चरित। ठीक है, राजशेखर चरित। ठीक है। और इसके बाद आता है अच्युत राज रामचंद्र। आगे जो भी हो, अच्युत राज रामचंद्र, फिर से बोल दे रहे हैं। ठीक है, अच्युत राज रामचंद्र। ठीक है। और इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, रामाभ्युदय। रामाभ्युदय। ठीक है। फिर 7 पॉइंट पर आप आ जाइए। 7 पॉइंट पर आप कर लीजिएगा, तेनालीराम लिख लीजिए, बहुत अच्छी किताब है तेनाली राम। और तेनालीराम की किताब क्या है,
तो बच्चों आप याद रखिएगा पांडुरंग महात्मा है। पांडुरंग महात्मा। और बच्चों इसी को पांचवा वेद कहा जाता है, इसे, ठीक है, विजयनगर की इसी लिटरेचर को, ठीक है, क्या कहा जाता है, तो आपका दोगे कि पांचवा वेद कहा जाता है। कितना हो गया, 7, 8वां, अरे जिन्नी है या जिंगली सुरन है, जिंगली यहाँ लिख देते हैं, जिंगली सुरन। और जिंगली सुरन की किताब क्या है, कौन सी रचना है, ठीक है, नहीं, राघव पांडवी है, राघव पांडवी है, ये इनके है। और इनने आपको इनके काल के 8 दिग्गजों को बता दिया है। हाँ, कृष्णदेवराय के काल में 2, ठीक है, विदेशी आते हैं, पुर्तगाली यात्री आते हैं। एक कौन है, आप कहेंगे डोमिंगो पायस है, दूसरा है बारबोसा, डोमिंगो पायस और दूसरा है बारबोसा, ठीक है। 15 और 16 में ईस्वी में इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। हमको एक बात याद रखना है, ठीक है, कृष्णदेवराय की एक खास बात आपको याद रखना है कि इन्हीं के सहयोग से पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, पुर्तगाली गवर्नर कौन था, अल्बुकर्क, तो कृष्णदेवराय के सहयोग से ही अल्बुकर्क ने, ठीक है, विजयनगर से पुर्तगाली गवर्नर कौन है, अल्बुकर्क है। और अल्बुकर्क को कौन सहयोग दे रहा है, केडी राय। और इसी सहयोग से इन्होंने बीजापुर से गोवा को छीन लिया था, गोवा को छीन लिया था, ठीक है। और यही गोवा 1529 में पुर्तगालियों की राजधानी के रूप में बदलेगा, ठीक है ना। अब हमको एक चीज़ याद रखना है कि कृष्णदेवराय को भी पुर्तगालियों ने फादर लुई के माध्यम से सैनिक सहयोग दिया था। फिर से आप सुन लें, फादर लुई, देखिए, फादर लुई ने केडी राय को, कृष्णदेवराय को सैनिक सहयोग दिया था। और कृष्णदेवराय और पुर्तगालियों के बीच घोड़े के व्यापार पर एक अधिकार था। मतलब पुर्तगाली अगर किसी को भी घोड़ा बेचते थे तो वो किसको बेचते थे, ठीक है, कृष्णदेवराय को ही बेचते थे। इसमें आप एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिए, कृष्णदेवराय ने ही विजयनगर में विवाह पर कर लगता था, तो विवाह पर जो टैक्स लगता था कृष्णदेवराय ने इसे समाप्त कर दिया था, जिसे हम लोग कल्चरल मैटर में व्यापकता के साथ देखेंगे, ठीक है। अब इनकी मौत हो रही है, किसकी, कृष्णदेवराय की। जब मृत्यु हो जाती है तो उनके भाई बनते हैं अच्युत देवराय, अच्युत देवराय। इनका जो समय है यह 29 से 42 तक होगा। अब अच्युत देवराय के बारे में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ नहीं है, ठीक है, बस याद रखिएगा, ठीक है, कि अच्युत देवराय की ताजपोशी खुद कृष्णदेवराय ने ही किया था। मतलब अच्युत देवराय को अपना उत्तराधिकारी किसने घोषित किया था, कृष्णदेवराय ने ही घोषित किया था, ठीक है ना। क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्योंकि कृष्णदेवराय का जो बेटा है सदाशिव राय, यह अल्पवयस्क था। तो जब उनका बेटा अल्पवयस्क था तो उन्होंने अपने भाई को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, ठीक है, क्लियर। हाँ, अच्युत देवराय के काल में भी रायचूर द्वाप का संघर्ष हुआ था, जिसको जीतने में अच्युत देवराय सफल रहे हैं, ठीक है। अब अच्युत देवराय 42 में मर रहे हैं, तो अच्युत देवराय के बाद सत्तासीन कौन होता है, वेंकट, ठीक है, कौन, वेंकट फर्स्ट होता है, वेंकट फर्स्ट ये सत्तासीन होता है। लेकिन आप याद रखिएगा वेंकट फर्स्ट यहाँ पर माइनर है, मतलब अल्प वयस्क है।
तो जब ये अल्पवयस्क है तो सदाशिव राय, ये वाला जो है, ये कृष्णदेव राय का जो बेटा है सदाशिव राय, ये तो वयस्क है ना, तो इसको सत्तासीन होना चाहिए था। लेकिन वेंकट फर्स्ट के मामा है सलक राज तिरुमल, सलक राज तिरुमल, तो सलक राज तिरुमल क्या कर रहे हैं, वेंकट फर्स्ट को सत्तासीन करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन सदाशिव राय के जो मामा हैं वो है राम राय, ठीक है, राम राय। तो राम राय ने क्या किया कि वेंकट फर्स्ट की हत्या करा दी, और फिर अगला शासक कौन होगा, सदाशिव राय। तो आइए हेडिंग डालते हैं, सदाशिव राय। तो हम लोग देखते हैं सदाशिव राय को, सदाशिव राय, ठीक है। तो लो वंश का अंत, वो ये आप याद रखना है आपको कि कृष्णदेव राय के काल में शिक्षा का सर्वाधिक विकास अगर विजयनगर में किसी के काल में हुआ है तो वो कृष्णदेव राय के काल में हुआ है। सदाशिव राय का टाइम आप कर लें, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये सदाशिव राय का जो टाइम है वह 42 से ले आइए, और 42 से कहाँ जाएंगे आप, 70 तक जाइए आप, लास्ट शासक है तो 1570 तक। अब हमको याद रखना है कि सदाशिव राय के काल की जो बड़ी घटना है वो है तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। ये कब होता है, आप कहोगे कि सर 25 जनवरी 1565 को होता है, 1565 को होता है, ठीक है ना। लेकिन अब हम आपको कुछ बातें और कर दें तब इस युद्ध के बारे में बताते हैं, ठीक है। देखिए जो सदाशिव राय हैं इनके संरक्षक कौन है, राम राय हैं, राम राय हैं, ठीक है। संरक्षक भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं। तो आप याद रखिएगा वास्तविक शासक तो यही हो गए। तो सदाशिव राय क्या हुआ, ये नाम मात्र के शासक हो गए। तो ये जो राम राय है ये थोड़ा सा इधर उधर का आदमी है। ये करता क्या है कि जो बहमनी राजवंश है, बहमनी राजवंश के विरुद्ध राम राय ने कौन सी पॉलिसी अपनाया है, आप कहेंगे हीरा हीरे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। तो ये करते क्या है कि जो बहमनी राजवंश है, ठीक है ना, तो बहमनी राजवंश जब टूट गया तो इससे कौन कौन राजवंश आए थे, छोटे छोटे आ गए। एक तो बीजापुर आ गया था, दूसरा बीदर आ गया था, तीसरा बरार आ गया था, चौथा गोलकुंडा आ गया था, और पांचवा अहमदनगर आ गया था। तो राम राय करता क्या है कि इनको इनके विरुद्ध, इनको इनके विरुद्ध, इनको इनके विरुद्ध, मतलब सबको जो है करता क्या, आपस में लड़ा देता है, ठीक है ना। ये सभी आपस में लड़ने के लिए विवश हो जाते हैं, लेकिन भेद खुल जाता है, ठीक है, क्योंकि झूठ बोल बाल करके इधर उधर पॉलिसी करके ये लड़ाता रहता था, ये आपस में लोग लड़ते रहते थे। लेकिन इसी समय बीजापुर का जो सुल्तान है आदिल शाह, वह सत्य को जान गया कि बंदा हम लोगों को लड़ाता है। तो अब ये करेगा क्या आदिल शाह, ठीक है, तो आप बरार को हटा दीजिए बस, ठीक है। तो ये 4 राज्यों का एक संघ बनाया था, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, मतलब इस संघ में बरार शामिल नहीं था। तो इन सबों ने क्या किया, एक संघ बना लिया। इस संघ का नेता कौन है, आदिल शाह। और फिर इसी आदिल शाह ने क्या किया, ठीक है, आक्रमण कर दिया, ठीक है। और उस आक्रमण में, ठीक है, राम राय ये मार दिए गए थे। और उस समय अहमदनगर के शासक निजाम शाह ने, अहमदनगर का शासक कौन है, निजाम शाह है, और उसने जो है राम राय के सिर और धड़ को एक दूसरे से अलग कर दिया। और उसी ने चीखते हुए युद्धभूमि में कहा था, हे अल्लाह, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुझे मेरे साथ जो करना है वो कर, ठीक है। और अब प्रश्न आता है कि तालीकोटा का युद्ध हम लोग पढ़ लेते हैं। तालीकोटा का युद्ध, पहली बात आप याद रखिएगा कि इसके मूल में रायचूर दोआब का ही प्रश्न है, रायचूर दोआब का ही प्रश्न है, ठीक है। फिर आपने ध्यान लिया है कि इस तालीकोटा के युद्ध को और किसी नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे यस सर जाना जाता है, क्या है, राक्षस तांगड़ी के नाम से जाना जाता है, राक्षस तांगड़ी
या बन्नीहट्टी के नाम से जाना जाता है ना। बन्नीहट्टी या राक्षस तांगड़ी के नाम से जाना जाता है। और आपने इसमें देख लिया है, ठीक है, कि इसमें सदाशिव राय पराजित हो गए हैं और सदाशिव राय अपनी राजधानी को छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद ये कहाँ आ जाते हैं, पेनकुंडा आ जाते हैं। जब ये पेनकुंडा में आ गए तो ये काफ़ी कमज़ोर शासक, इन्होंने शासन तो किया नहीं, राम राय ने सारी की सारी सत्ता को अख्तियार कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो पेनकुंडा में जब आए तो इन्होंने अपने सौतेले मामा थे सलक राज तिरमल, ठीक है, इन्हीं से सहयोग मांगा और यही गलती हो गई। इसी सलक राज ने क्या किया, सदाशिव राय की हत्या करके और तुल्लु वंश का अंत कर दिया। ठीक है, अब सलक राज तिरमल ने तुल्लु वंश को अंत तो कर दिया और फिर उसने अपना एक नया वंश शुरू किया था और वो वंश था अराविंडो वंश। अराविंडो वंश। तो बच्चों, जो अराविंडो वंश का टाइम है ये 70 से 1650 है, 1570 से 1650 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ पर याद रखना है कि इसका संस्थापक कौन है, सलक राज तिरमल है। सलक राज तिरमल इसके फाउंडर मेंबर हैं, ठीक है ना। और बच्चों, हमको याद रखना है कि सलक राज तिरमल की राजधानी क्या है, पेनकुंडा है। ठीक है, कोई योगदान, कुछ देन नहीं, कुछ नहीं। अब सलक राज तिरमल के बाद इनके बेटे आते हैं रंग सेकंड। ठीक है, क्लियर। रंग सेकंड की कोई उपलब्धि क्या, नहीं सर, कुछ नहीं है। हाँ, रंग सेकंड के बाद वेंकट सेकंड आते हैं, वेंकट सेकंड। ठीक है, और वेंकट सेकंड में एक मैटर याद रखिएगा। ठीक है, क्या, तो आप कहेंगे कि सर इन्हीं के काल में स्पेनी चित्रकारों को संरक्षण दिया गया था, स्पेनी चित्रकारों को संरक्षण दिया गया था। एक बात तो ये है। और दूसरी जो बड़ी बात है बच्चों, वो क्या है, इन्होंने अपनी राजधानी, ठीक है, पेनकुंडा से कहाँ लेकर आ गए, चंद्रगिरी आ गए। चंद्रगिरी ही इनका मुख्यालय बनता है। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसे हाईलाइट कर दीजिएगा। वेंकट सेकंड के काल में ही 1612 में, ठीक है, बोडियार, इनके सामंत बोडियार ने बोडियार राजवंश की स्थापना किया था, राजवंश की स्थापना किया था। और यही बोडियार राजवंश है, ठीक है, जिसकी सत्ता को 1761 में समाप्त करके, ठीक है, मैसूर राजवंश की स्थापना किसने किया था, हैदर अली ने किया था। क्लियर, 1761 में हैदर अली ने किया था। ठीक है ना। और इस वंश के अंतिम शासक है रंग थर्ड। और रंग थर्ड के बारे में हमारे पास कोई मैटर प्राप्त नहीं है। इतिहास की किताबें यहाँ आकर के चुप हो जाती हैं, ठीक है, नहीं दे पाती मैटर। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का मैटर, पूरा मैटर जी। इसके बाद आप प्रशासन शुरू करिए, प्रशासन हेडिंग डालिए। ठीक है, तो अब हमारा ये मैटर हो गया। और विजयनगर के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, तो आप कह देंगे कि सर विजयनगर के बाद हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है विजयनगर का कल्चरल हिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल द लक।